बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। आज भी कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर तुंदो तनकीद के तीर बरसाते नजर आए। बात शुरू हुई, ख्वाजा आसिफ साहब ने जब वजाहत तलब की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कि वो बताएं कि उन्होंने भारत को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने के लिए जो बयान दिया है उसकी वजाहत दें आकर। उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जवाब दिया, लेकिन मुराद सईद ज़्यादा जोशीले अंदाज में नज़र आए और उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो मुकदमा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरह लड़ा वो माजी में कभी इस तरीके से नहीं लड़ा गया। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी का तस्करा किया और साथ साथ सज्जन जिंदाल को जो बगैर वीज़ा मरी का दौरा करवाया गया था उसका तस्करा करना भी वो ना भूले। शाह महमूद कुरैशी ने भी वजाहत में कहा कि 7 बार भारत पहले भी मुस्तकिल रुकन बन चुका है सलामती कौंसिल का, अगर एक बार फिर बन जाए तो इसमें हर्ज क्या है। उसके बाद किस तरीके से कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर गरजे बरसे, जरा आप भी सुनिए। ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए तो वो क़यामत की आएगी। यहाँ पे आके तरजीह दें और हुकूमत का इन दोनों इश्यूज के ऊपर जो है मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था तो फिर ये कहेंगे कि ये जॉब है। सज्जन जंदार को बगैर वीजा के जिसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। इस बहस में कुछ थोड़ी बहुत बात भी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कोरोना वायरस के हवाले से भी उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव जारी है और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसके फैलाव में हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत ने ज़बरदस्ती कोरोना वायरस को पाकिस्तान में फैलाया है। किस हद तक उनका यह बयान दुरुस्त है? और उन्होंने जब कहा कि हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि प्राइम मिनिस्टर मामले पर कंफ्यूज नजर आए। बिलावल ने हुकूमत को किस तरह आड़े हाथों लिया नेशनल असेंबली के फ्लोर पर, जरा आप भी देखिए। हुकूमत की तरफ से we've seen confusion, incompetent agents, no direction, no plan, no strategy। किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है? कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? हाउ डेयर यू ब्लेम द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर योर क्रिमिनल एक्टिविटीज। पाकिस्तान के अवाम एक तो दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। क्या सियासी मुफाद कौमी मुफाद से बालातर हो गया है और कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत अपने फैसलों पर नज़रसानी करेगी या नहीं करेगी? WHO ने जो तजावीज़ पेश की हैं वो तजावीज़ क्या हुकूमत की जानिब से उस पर अमल दरामद किया जाएगा? पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सियासी इत्तेफाक राय नागुज़ीर हो गया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान में जो सियासी ना इत्तेफाकियाँ हैं वो किस हद तक बढ़ गई हैं। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। कौमी असम्बली का इजलास देखें, जिस तरह कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कानून साज जो खुद लेजिस्लेटर हैं वही पार्लियामान को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं? देखें, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे पे तनकीद भी कर सकते हैं और एक दूसरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं। और अपोजिशन का रोल जो है, जो ये पार्लिमानी सिस्टम होता है, उसके अंदर हुकूमत के ऊपर तनकीद करना होता है, उसकी पॉलिसियों के ऊपर, उसकी प्लानिंग्स के ऊपर। और ये इससे बाज़-औक़ात फ़ायदा भी होता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट ऑन टोज रहती है। और इसके अलावा ये एक डेलिब्रेशन का फोरम भी है पार्लियामेंट के, जहाँ पे
खुल के बातचीत की जाए। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई इस तरह से पोर्ट्रे करने की जरूरत है कि कोई नेशनल लेवल के ऊपर कोई ना इत्तफाकी है, या कि इस मौके के ऊपर जबकि हमें कौमी चैलेंजेस का सामना है तो हुकूमत और अपोजिशन कोई आपस में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक हेल्दी डिबेट होती है, और इसमें बाज़ औक़ात इमोशंस और सेंटिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक स्टिल इसको एक जमहूरियत का आप हुस्न कह सकते हैं, और पार्लियामेंट का एक फोरम है कि जो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो देता है अपोजिशन को कि वो खुल के अपने ख्यालात का इज़हार करें। अहमद जवाद साहब, आपको नहीं लगता एक दूसरे पर तनकीद ज़्यादा हो रही है, तजावीज़ कम पेश की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से ख़ास तौर पर जो तनकीद होती है उसमें तजावीज़ कम है, और क्या ये ज़रूरी है हुकूमत भी उसी तरीके से अपोजिशन को जवाब दे जिस तरह अपोजिशन तनकीद कर रही है? अच्छा, दो आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन तनकीद कर रही है उसमें कितनी सजेशंस हैं, कितनी प्रपोजल्स हैं, कि या सिर्फ तनकीद बाय तनकीद हो रही है। इसमें मैं दो मिसालें देना चाहूँगा। एक आज जो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर थी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो की तकरीर थी जिसमें उन्होंने बजट और कोरोना के हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया। अब अगर आप बिलावल भुट्टो की पूरी तकरीर अगर सुने तो उस तकरीर में कोई स्पेसिफिक कोई बात नजर नहीं आती कि जिसमें वो बजट के हवाले से हो। एक बड़ी जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, और उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। कोई ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वो बजट शायद पढ़ा ही नहीं है, और जो भी कोई पॉइंट्स उनके सामने रख दिए हैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स उन्होंने जो है वो तनकीदी तरीके से उसको पेश कर दिए। तो उसमें कहीं पे कोई सजेशंस का या कोई प्रपोजल का या कोई सोल्यूशन का पहलू हरगिज नहीं निकलता। फिर कोरोना के हवाले से जो उन्होंने हुकूमत पे तनकीद की है, इसका मैं एक बड़ा आसान सा आपको मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबे हेल्थ के अंदर इंडिपेंडेंट है। हेल्थ का बजट उनके पास होता है, हेल्थ की इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन उनके पास होती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो ये कहते हैं कि हुकूमत, फेडरल हुकूमत जो है वो कोरोना के हवाले से फेल हुई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो सूबा है वहां पे आपने क्या तीर मार लिए। आज सिंध और पंजाब के अगर सर उस पर बड़ा सॉलिड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो ये कि हम अगर लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रही, तो उससे ताजरों को मौका मिलता है सिंध हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने का या प्रोटेस्ट करने का। मतलब उनका ये कहना है कि हम अगर लॉकडाउन लगा भी दें तो ताजिर वफाकी हुकूमत के कहने पर नहीं लगाएंगे लॉकडाउन। ये एक बड़ा मसला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। देखें, इसमें बात यह है कि सिर्फ लॉकडाउन की हद तक नहीं है, इसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कल भी जो है ऐसे कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे कि एक बच्चा जो है वो अपने बाप को लेके मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, तो कहीं पे उसे वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। तो इसका लॉकडाउन से क्या ताल्लुक है? और इसके अलावा SOPs जो हैं उसका लॉकडाउन के साथ क्या ताल्लुक है? SOP की इम्प्लीमेंटेशन जो है कि लोगों ने पब्लिक ऑफिसेज को कैसे इस्तेमाल करना है, बैंकों ने कैसे करना है, दुकानों ने कैसे काम करना है, ये काम तो सिंध हुकूमत ने खुद करना है। ये तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। उनको किसने मना किया है कि वो SOPs को नाफिज करें? और जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है कि जी कि बिजनेसमैन उनको फॉलो नहीं करेगा, देखें तकरीबन 2 माह तक पाकिस्तान में लॉकडाउन रहा है, और उस 2 माह के बाद ये NCOC के अंदर ये डिस्कशन हुई है, डेलिब्रेशन हुई है, जहाँ पे सिंध का नुमाइंदा उनका चीफ मिनिस्टर मौजूद होता है जी। वहां पे ये एक मुत्तफक्का फैसला हुआ कि ये मुल्क जो है मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसमें जो एक आजकल रेफरेंस दिया जाता है जी कि WHO कह रहा है कि जी लॉकडाउन करें। देखें, इस मुल्क को किसने चलाना है? WHO ने चलाना है, या इस मुल्क में जो नुमाइंदे अवाम के हैं उन्होंने तमाम अदारों की कंसल्टेशन से अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, अपनी मुल्क की इकोनॉमी को देखते हुए, अपने एक्सपर्ट्स की राय को देखते हुए एक कंसेंसस के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो WHO का जो है एक अगर एडवाइजरी उसमें आ जाती है तो उसको भी हमें कोई ऐसा नहीं बनाना चाहिए जैसे कोई आसमान से उतरी है। हमें खुद फैसले अपने करने हैं, और वो फैसले मुतफक्का तौर पे करने हैं। तो इसलिए मैं, जो आपका सवाल था कि अपोजिशन की तरफ से तनकीद के साथ साथ कोई सोल्यूशन,
कोई तजावीज़। suggestions, डॉक्टर कोई- साहब से तो इसकी वो राय। कोई नहीं, डॉक्टर साहब, वो कोई नहीं। ऑपोजिशन मुसलसल तनकीद ही करती नजर आ रही है, बजट पर कुछ तजावीज़ नहीं पेश की जा रही हैं। देखिए, तजावीज़ तो पेश उस वक्त की जाती हैं जब अगली पार्टी कुछ सुनने के लिए तैयार हो, या अगली तरफ से कोई ऐसी दावत दी जाए कि जी हम दावत देते हैं, आप अपनी तजवीज़ दें। यहाँ पे तो बजट मसला पर है- बहस का मतलब ही क्या है डॉक्टर साहब? ख्वाजा आसिफ साहब को, बिलावल साहब को, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो बड़े लीडर्स हैं, इन्हें बिल्कुल मौका मिला बोलने का, लेकिन तजवीज़ सामने नहीं आई, तनकीद सामने आ रही है। क्या ज़रूरत थी ये बात छेड़ने की कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बयान क्यों दिया, भारत सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बने या ना बने? बजट पर पहले बात कर लेते जो अहम मामला था। देखिए, बजट पे बात करना ही आम मामला था, वो हो जाता है, लेकिन अब वो ये ताली दोनों तरफ से बचती है। अब देखें, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट का काम है कि वो अपोजिशन की बात सुने और बर्दाश्त करे। मगर अब मसला ये है कि वहाँ पे मुराद सईद और बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, वो हाइपर हैं और उनको कोई मौका चाहिए होता है कि उनकी कोई खबर निकल जाए, तो वो फिर आगे से जवाब ऐसा दे देते हैं कि फिर पूरी असम्बली का जो है वो माहौल ख़राब हो जाता है। और बजाय इसके कि कोई कंड्यूसिव या कोई ऐसी बात की जाए जिसका कोई प्रोग्रेसिव बात हो, वो होती नहीं है और इधर उधर की बातें होकर मामला ख़त्म हो जाता है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये पिछले 2 साल से यही चल रहा है। कभी कोई आगे कोई बात कर देता है और ये लोग वो लोग हैं जिनका कोई पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ये लोग इलेक्शन भी कोई जीत के नहीं आए, अब वो आके बैठ गए हैं, उनको पता नहीं। अब आप ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे बिठा दें जिधर उनको नहीं होना चाहिए, तो फिर यही होता है जो हो रहा है अभी पाकिस्तान में। और जहाँ तक बात रहेगी तजावीज़ की, बहुत डिटेल्ड तजावीज़ कैसे लोगों को कैसी जगह पर नहीं होना चाहिए? देखें, मेरा तो ख्याल है कि इलेक्टेड लोगों को इलेक्टेड जगहों पे होना चाहिए, नॉन इलेक्टेड लोगों को इलेक्टेड जगहों पे नहीं होना चाहिए। उसकी वज़ह यह है कि फिर वो 2018 के इंतखाबात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इंतखाबात का नताइज जो सामने आए थे वो सब आप सबके सामने। वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि इलेक्शन का वो फिर एक और बात चली जाएगी। लेकिन आपने इलेक्टेड की बात की कि इलेक्टेड लोग होने चाहिए, तो मैं वही बता रहा हूँ कि इलेक्टेड लोग ही हैं। नहीं, वो तो फिर तो ज़िया-उल-हक की जो असेंबली थी वो भी इलेक्टेड थी, जो अयूब खान ने कन्वेंशन लीग बनाई थी वो भी इलेक्टेड थी, फिर तो जो फातिमा जिन्ना इलेक्शन आ रही थी वो भी इलेक्टेड थे। वो तो आप ये कहना जो आप जिक्र कर रहे हैं, डिबेट अलग तरफ चली गई डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह है कि ये मौजूदा इंतखाबात आमरीत के दौर में तो नहीं हुए। आपने ज़िया-उल-हक साहब का जिक्र किया, आपने अयूब। मैं तो देखें, अब फिर ये बात उधर चली जाएगी। मैंने ये इलेक्शन लड़ा था, मुझे पता है ऑन द ग्राउंड, मैं फर्स्ट हैंड एविडेंस मेरे पर्सनल मेरे साथ क्या हुआ था, तो मुझे यही बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में करती थी कि पर्सनल उनके साथ क्या हुआ उस वक्त तो आप नहीं सुनने के लिए तैयार थे ना। नहीं, तो 2013 का जो रिजल्ट आया तो इमरान खान साहब ने रिजल्ट एक्सेप्ट किया और उसको 1 साल तक इन्होंने सारे रिजल्ट माने हैं और 1 साल बाद भी सिर्फ ये कहा कि 4 डॉक्टर साहब डिबेट चेंज हो रही है। अगर आप लोगों ने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आपका कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा, सेनेट के लिए भी आप लोग जगह तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर हम जगह तो नहीं छोड़ेंगे ना किसी के लिए। देखिए, अगर हम जगह छोड़ देंगे तो फिर तो और नुकसान है ना मुल्क का। अगर आप मुकाबले में आ रहे हैं तो आप तस्लीम कर रहे हैं ना इंतखाबात के नताइज को। नहीं, तस्लीम करना, मुकाबला करना दो चलिए मामला टॉपिक चेंज हो रहा है, हम वापस अपने मैं दोबारा इस टॉपिक पे आता हूँ। बात यह है कि बहुत डिटेल्ड में तजावीज़ की एक तजवीज़ मैं बता देता हूँ जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे, जिस पे हुकूमत ने अमल दरामद किया। वो ये था कि इंटरेस्ट रेट आप 13.25 पे ले गए हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे इंटरेस्ट, इतने हाई इंटरेस्ट रेट जब दुनिया में बाकी जगहों पे 1%, 2% इंटरेस्ट रेट सेंट्रल जो है वो स्टेट बैंक उनके चार्ज कर रहे हो, तो पाकिस्तान में इस तरह के इंटरेस्ट रेट चार्ज करना जो है वो ठीक नहीं है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इवेंचुअली शुरू में तो रियलाइज नहीं किया। यही तो बात है डॉक्टर साहब, ये बात आप कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, ये असेंबली फ्लोर पर इस तरह की डिस्कशन क्यों नहीं हो रही? असेंबली फ्लोर पर सिर्फ तनकीद ही होती नजर आ रही है। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर अहमद जवाद साहब होते ना असेंबली में तो वहाँ पे बातचीत हो जाती। क्योंकि देखिए, मैंने ना इनकी बारी बोला है ना इन्होंने मेरी बारी बोला है, लेकिन अगर मैं इनकी बारी बोल दूँ, ये मेरी बारी, तो हम यहाँ पे एक वो मछली मंडी लग जाएगी और कोई बात ही नहीं कर पाएगा। और यही असेंबली में हो रहा है और ये उसकी वजह यही है कि ऐसे लोगों को जो है वो जबरदस्ती धोंसा गया है, जिनको नहीं धोंसना चाहिए था, जिनका कोई अगला पिछला नहीं, जिनका कोई, आपके ख्याल में फवाद चौधरी इलेक्शन जीत के आया है या ये बाकी मैं बहुत सारों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो आगे उनको एक टास्क दे दिया गया कि बस सियासत को बुरा भला कहो, सियासतदानों को बुरा भला कहो। नहीं, अगर आपको लगता है ये आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, तो क्यों नहीं जाते कोर्ट का रास्ता, क्यों नहीं अपनाते आप लोग? देखिए, हमने जो कोर्ट के रास्ते अपनाए हुए हैं ना, ये एक फॉरेन फंडिंग केस भी लगा हुआ है, हमने कोर्ट के और भी एक इनका और भी केस लग गया। तो ये अभी अहमद जवाद साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब तो कह रहे हैं कि बजट बनाए इलेक्टेड लोगों ने, नहीं है तो बहस क्या की जाए?
नहीं देखें, मैं इनकी ओपिनियन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जब हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे तमाम इलेक्टेड हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक PMLN से है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या पीपल्स पार्टी से। अब उसमें से कौन सा मेंबर उसको वहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका फैसला मुझे या किसी और को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस मुल्क का सिस्टम है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एक जो प्रोसेस है उसके तहत इलेक्ट होके पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। हाँ, मुझे हो सकता है कि PMLN के कुछ लीडर्स के तर्जे अमल के हवाले से शिकायत हो कि जी उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, और इसी तरह से PMLN के लीडर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स के तर्जे अमल के ऊपर एतराज हो सकता है। लेकिन हमें इस चीज को तो कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस तरह से 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक पार्लियामेंट में काम किया, जिस तरह PMLN ने 5 साल काम किया, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये भी उसी तरह से पार्लियामेंट है जैसे कि पिछले 10 साल से है। इसलिए हमें इस पार्लियामेंट को कभी भी ये नहीं अब कहने की जरूरत कि ये इलेक्टेड या सिलेक्टेड की, उसमें कोई बात नहीं है, ये तो वही चीज है जो पहले चल रही थी। अब इसमें एक सवाल ये हुआ था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना चाहिए, लेकिन देखें जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट को हमेशा इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा ऊपर रखा जाता है और इसी वजह से पाकिस्तान को हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद इसको ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया गया है, ये तकरीबन 13% तक गया था और अभी 9% से कम हो गया है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमें मजीद इस्तेहकाम मिलेगा इस इंटरेस्ट रेट को मजीद नीचे लेके आए जाएंगे। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सॉल्यूशन, सजेशंस या कोई भी आप एडवाइस करना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने बैठी हुई पार्टी चाहे वो हुकूमत में है वो आपकी बात सुनती है कि नहीं सुनती, लेकिन अवाम ने आपको इलेक्ट किया है, पार्लियामेंट में जाके आपको काउंटर सॉल्यूशंस भी देने हैं, आपको तनकीद भी करनी है, आपको इस हक से कोई नहीं रोक रहा, चाहे कोई सुनता है या नहीं सुनता। इसलिए ये जस्टिफिकेशन देना कि सुनता नहीं है कोई, ये भी मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। PMLN को हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, पार्लियामेंट का भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, सॉल्यूशंस दें। अब अगर इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगर कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो जरूर दें। कोरोना के हवाले से अगर उनके ज़हन में कोई स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्ट्रेटेजी को एक लफ्ज जो लॉकडाउन का है उससे आगे जाके भी देखें कि और क्या क्या चीजें हैं जो की जा सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तजावीज होनी चाहिए। कोरोना के हवाले से ही बात करेंगे और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब का भी पॉइंट लेना चाहूंगा इसी हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर, सिवाय लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर के अलावा तमाम ही लोगों ने इस बजट को सराहा है, तो अपोजिशन इसमें नुक्स क्या निकाल रही है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कोरोना के हवाले से मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब को पॉइंट लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बजट में, इसी वजह से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से इस बजट को सराहा गया है, इस पर इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं की गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तनकीद ज़रूर की गई है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर जो कारोबारी हजरात हैं वो इस बजट को सराह रहे हैं, तो फिर अपोजिशन अगर तनकीद कर रही तो फिर पॉइंट क्यों सामने नहीं लेके आ रहे असेंबली फ्लोर पर? देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जी, जो कि हम एक ये कि देखें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। आप जो है वो तो इस वक्त सारी दुनिया में 100 सारी दुनिया की मईशतें इस वक्त जो है वो नुकसान में ही जा रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से मईशत तबाही के धाने पर है पूरी दुनिया की, तो पाकिस्तान का भी तो बजट वो इसी तरह श्रिंक होना था, इसी तरीके से मईशत पाकिस्तान की जिस तरह सुखड़ी है सारी दुनिया की सुखड़ी है। नहीं, लेकिन आप चले मैं अभी का बजट नहीं पिछले साल का भी देख लें, तब उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि हमने रिकॉर्ड कर्जे लिए, इसके इतने रिकॉर्ड कर्जे लिए कि मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के तमाम अदवार में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने पिछले 2 साल में ले लिए गए। ठीक है ना, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि आपकी आमदनी है 4000 अरब रुपए तकरीबन, जो आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। ठीक है, आपने बजट बनाया है 7100 अरब रुपए का। अब आप मुझे बताएं, ये जो 3000 रुपए का बीच में आपका जो आपका गैप है, उसको ज़ाहिर आप कर्जा लेंगे या जो भी आप करेंगे, आपके डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ से आप उसको फिल करेंगे, तो वो इवेंचुअली उसका जो फॉल आउट है वो आपके अगले बजट में आएगा, उससे अगले बजट में आएगा, और आप जो बेतहाशा बोरिंग कर रहे हैं
उसका इवेंचुअली जो है वो नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे भी होता रहेगा और अभी भी होगा। मेरा ये ख्याल है कि बजट इनको ऐसा बनाना चाहिए था जिसके अंदर ये अपने अखराजात इतने कम करते कि ये जो इतना बड़ा डेफिसिट है ये ना आता। मेरा ये ख्याल है कि अखराजात कम किए जा सकते हैं अभी भी। और एक बात, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने नया टैक्स नहीं लगाया। आप ये जो शॉर्टफॉल है 3000 अरब रुपए का, ये कैसे पूरा करेंगे? आप इसका मतलब ये है कि 1000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएंगे, जो कि आप मिनी बजट अभी 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, और उसके अंदर आप फिर जो एडिशनल क्या कहते हैं टैक्सेस हैं वो आप इनडायरेक्ट लगा के अपने खर्चात पूरे कर लेंगे। आपका पॉइंट आ गया। मेरा ये ख्याल है, देखिए मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आएँ। ठीक है, आप कम से कम आपके 5% 6% के अराउंड होने चाहिए ताकि आपकी इकोनॉमी चल पड़े, वरना अभी आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही। फिर आपने ये जो एक बहुत ज्यादा बड़ा एक ब्लैंकेट किस्म का ऑर्डर लगा दिया कि कोई इंपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो बिल्कुल श्रिंक हो गया है, मगर आपके जो टैक्स रेवेन्यूज से वो भी गिर गए हैं और आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी गिर गई। ठीक है, आपका पॉइंट है। कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं, अमवात की तादाद भी 2000 से बढ़ गई। खुद हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अगले महीने के अख्ताम तक 10 से 12 लाख केसेस हो जाएंगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए। किस तरह अहमद जवाद साहब आप लोग इस मामले को संभालेंगे? तदबीर क्या है हुकूमत के पास, खुदा ना खास्ता अगर अगले महीने तक केसेस 10 लाख से बढ़ जाते हैं? और एक और हम सवाल का जवाब दे दीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत बुलाने जा रही है आने वाले दिनों में? देखें जवाद, अगर आपकी इजाजत से 2-3 पॉइंट्स में क्लैरिफाई कर दूं कोरोना पे आने से पहले कि इस दफा जो हमारा जो बजट है उसको ये जहन में रखें कि इसमें से 4 मंथ्स जो हैं वो आप निकाल दें कि जिसमें पाकिस्तान में ना तो कोई एक्सपोर्ट्स हम कर सके, ना हम उसमें कोई रेवेन्यू जनरेट कर सके, क्योंकि बिजनेस और इंडस्ट्री तकरीबन ठप हो गई। तो 4 महीने का मतलब ये है कि 33% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है वो तो उसमें से निकल ही जाता है। उसके बावजूद एक ऐसा बजट लेके आना कि जिसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए, आई थिंक एक बड़ी गैर मामूली ये बजट था और इसमें अपॉर्चुनिटीज मज़ीद ठीक है। आपने अहमद साहब बजट की बात की, एक बात क्लियर कर दें जो अपोजिशन मुसलसल कह रही है, मिनी बजट आएगा आने वाले दिनों में? नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन अगर कोई सूरत हाल अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा अगर खराब होती है कोरोना की वजह से तो किसी भी चीज को रिव्यू किया जा सकता है। कर्जों के हवाले से भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। देखें, अगर PMLN के मौक़िफ़ के मुताबिक हम ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के कर्जे जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी वो 24,000 अरब थे। अगर ये उनकी फिगर है, हम तो इस ज्यादा कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको भी मान लें तो देखें इसमें सिर्फ एक फैक्टर, अगर आप 1 रुपया भी मजीद कर्ज ना लें तो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो तकरीबन 50% डीवैल्यू हुई। अगर उसको आप इस पे फार्मूला अप्लाई करें, बिल्कुल ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि वो 24,000 अरब जो हैं वो वहीं पे बैठे बैठे 36,000 अरब हो जाएंगे। इसके बावजूद कि आप 1 रुपया भी मजीद कर्ज ना लें तो वो 24 से 36 हो जाएंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो कर्जे जो देने थे, जो कि गिरवी रखे हुए थे इदारों को, वो देने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ा। तो इसमें जो PTI ने स्टेट बैंक से कोई लोकल बिल्कुल इस साल को कर दिया। अच्छा अहमद साहब, आगे बढ़ने से पहले एक बात ऐड करना चाहूँ, मैं शादी में बात ऐड करना चाहूँ। जी मैं देखिए, बात ये है कि जो 24,000 अरब रुपए की ये बात कर रहे हैं कि वो 36,000 अरब रुपए हो गए। हमारा जो मेजर इशू है वो तो इंटरनल डेट का है ना। आप एक्सटर्नल डेट को 2 मिनट के लिए साइड पे भी कर दें। ये जो बात कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल डेट के लिए कह रहे हैं, ये इंटरनल डेट के लिए तो अप्लाई नहीं होता ना, वो तो आपने रुपये में लिया। अहमद साहब एक इसका भी जवाब दे दीजिए। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इस पर बात करना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट उठाया था कि तो 3,000 अगर आप मिनी बजट नहीं ला रहे तो ये 3,000 अरब रुपए का खसारा कैसे पूरा करेंगे? देखें, जो मैंने 24,000 अरब की अगर बात की तो मैं एक्सटर्नल डेट्स की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने उसको डॉलर के साथ कनेक्ट किया है जी। अब जहां तक डेफिसिट का ताल्लुक है, देखें इसमें मजीद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो दिया, उनको कंपनसेशन दी जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप और छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दी जा रही है। तो ये प्लान्स हैं कि जिससे कोशिश की जाएगी कि अगर कोई डेफिसिट है भी है तो उसको
मीट किया जा सके। ठीक है, अब कोरोना ठीक है, के ओके। हवाले से आपका जो बिल्कुल, सवाल बीच में ही रह गया था, बिल्कुल सर। देखें कोरोना के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब हो रही है, और असद उमर साहब ने भी इसका जिक्र किया। मैं खुद जाती तौर पे भी इसकी प्रेडिक्शंस और असेसमेंट जो है वो 26 फरवरी से कर रहा हूं, और मैंने भी यही बात कही थी कुछ हफ्तों पहले कि 30 जुलाई तक पाकिस्तान दुनिया के 4 या 5 बड़े ममालिक में शामिल होगा जहां पे कोरोना सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया है। ये मैंने कुछ 3-4 हफ्ते पहले ये बात कही थी कि 30 जुलाई तक। असद उमर साहब ने भी वही बात की है। तो इसमें कोई देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना बहुत तो तेजी से सूरत फैल हाल रहा इस है। बात का तकाजा कर रही है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए? देखें, इसमें मुश्तरका मुफादात कौंसिल से ज्यादा इस वक्त एक ही फोरम है कि जो इसको सबसे ज्यादा जो इक्विप्ड है इसको हैंडल करने के लिए, और वो है एनसीओसी। ये वो जगह है जहां पे तमाम प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं, तमाम अदारों के हेड्स मौजूद हैं, और वहां पे आपके सामने एक ओवरऑल पिक्चर होती है। हो सकता है यहां बैठ के मेरे पास एक लिमिटेड एंगल हो, लेकिन वहां पे बैठ के आपको अपने रिसोर्सेज का भी पता होता है, सूबों को भी सूरत हाल का पता होता है, तमाम फीडबैक जो है वहां पे आ रही है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोरोना के हवाले से एनसीओसी से बेहतर कोई फोरम इस वक्त हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी के हवाले से। ठीक है, ब्रेक पर मुझे जाना है। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब का पॉइंट एक ब्रेक के बाद लेंगे, उनसे जानेंगे कि हुकूमत लॉकडाउन लगा रही है, इसके अलावा अपोजिशन के पास क्या राय है, क्या तजावीज़ है कोरोना की रोकथाम के हवाले से, और WHO की तजावीज़ किस हद तक काबिल गौर है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। कोरोना की रोकथाम के हवाले से अपोजिशन के पास लॉकडाउन के अलावा क्या तजावीज़ हैं? जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रही है इससे अपोजिशन मुत्तफ़िक़ है, और इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो क्या फैसला करती डॉक्टर साहब? जी जवाब, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एक तो लॉकडाउन ज़्यादा जल्दी करते, ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते। वो हो गया, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में जो मौजूदा गवर्नमेंट करने जा रही है, आज से लाहौर के तकरीबन 61 इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन को सख्त करने की हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से बनाई गई है। देखें, अगर ये लॉकडाउन लगाना जा रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छी बात है। उसकी एक बुनियादी वजह है, जो आर्ग्यूमेंट है ना कि आपकी मुल्क की इकॉनमी चलाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग भूखे मर जाएंगे, अगेंस्ट के आप लॉकडाउन करें, तो ये आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है। उसकी वजह ये है कि आपकी मुल्क की इकॉनमी चलेगी नहीं जब तक कि आप या तो वैक्सीन आ जाएगी या अल्लाह की तरफ से वबा ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले आपकी इकॉनमी प्री 2020 लेवल्स पे नहीं जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर तो लें। फिर एनसीओसी से अपोजिशन मुतमईन नहीं है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने की तजवीज़ पेश की है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल है ये एक आइनी बॉडी है। जी जी। इसका इजलास बुलाना अच्छी बात होगी। इससे जो है वो सूबों को, और क्या कहते हैं, अगर किसी और के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके उधर भी बात की जा सकती है। और जहाँ तक बात रहेगी एनसीओसी की, मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई कमेटी बना दी जाए जहाँ पे सारी ये जो मामलात है उनको रिव्यू कर लिया जाए। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम ये है कि देखें, अगर आप वहाँ पे बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप क्यों कौम को ये बात नहीं बताते कि जी हम ये काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद हम वैक्सीन लेके आएंगे, ये 4 दवाइयाँ दुनिया में आ गई है वो हम लेके आ रहे हैं, ये 2 दवाइयाँ अभी आज एक दवाई आई है उसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं, आप 6 महीने हमारे साथ जो है वो सब्र करें, हम कुछ लॉकडाउन करेंगे, कुछ चलाएंगे, कुछ लोगों को, गरीबों को पैसा देंगे और हम वी विल गेट यू आउट ऑफ दिस पेंडेमिक। अब मसला ये है कि ठीक है एनसीओसी में हो सकता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचार भी चल रही हो, लेकिन जो अवामी लेवल पे मामला आ रहा है वो इंतहाई कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूजन जो है ना, ये जंग में और वबा में तवाकुन होती है। आप गलती कर लें कोई मसला नहीं है, गलती से सीख लेंगे, अगली दफा आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फंस गए हैं ना कि आप कहेंगे जी टाइगर फोर्स ही मसले का हल है और ये जवानों को नहीं होता, और ये मतलब ये देखें वजीर आजम पाकिस्तान, इस पर तो माहिरीन भी कह रहे हैं, खुद पीटीआई के अपने हल के भी कह रहे हैं, तसल्ली ना दी जाती तो क्या किया जाता, पहले से ही मतलब एक अफरा तफरी फैल जाती। नहीं, ऐसी बात देखें दुनिया में कहीं ये नहीं हुआ कि आप ये कहें कि जी इससे मरता ही कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ये कह दें कि इससे आप आवाम को
काम चलिए, डाउन बहरहाल, करने का अच्छा, तरीका डॉक्टर साहब, ये मैं था आपकी तरफ कि वापस आप आऊंगा। उनको एक क्लियर स्ट्रेटजी। आपकी तरफ वापस आऊंगा। अहमद जवाद साहब, हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करेगी, कोई एक ऐसा मुत्तफ़िका लाहे अमल बन जाए जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर आप लोगों की जो हरीफ जमातें हैं वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाएं? कब वो वक्त आएगा कि एक मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनेगी? देखें, इसमें कोरोना के हवाले से अगर आप अभी तक की हुकूमत की स्ट्रेटजी देखें तो जैसे बाकी तमाम दुनिया में हुआ है, लॉकडाउन जो है, कोई भी कंट्री जो है वो पहले 2-3 महीने तक उसका मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको अगले स्टेप पे जाना होता है जहाँ पे कि आप सिलेक्टेड जगहों को आप लॉकडाउन करते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया है। और इसमें अगर कोरोना के हवाले से अगर आप ये सवाल पूछें कि जी हुकूमत ने अभी तक क्या-क्या इसके हवाले से इक़दामात किए हैं, तो देखें, हमने आज से सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने पहले जब कोरोना पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तान में 0 टेस्टिंग कैपेसिटी थी और आज इस मुल्क में 25 से 30 हज़ार टेस्टिंग कैपेसिटी है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा। अहमद जवाद साहब, आपने स्ट्रेटजी का जिक्र किया, इस स्ट्रेटजी को लेकर ही, हुकूमती स्ट्रेटजी को लेकर ही तो सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ी मईशत पाकिस्तान होती, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पैसा होता, तब भी स्ट्रेटजी बनानी जरूरी थी। क्या अमेरिका के पास पैसा नहीं है? दुनिया के दीगर अमीर ममालिक के पास पैसा नहीं है? स्ट्रेटजी बेहतरीन जिस तरह न्यूजीलैंड ने बनाई, उस तरीके से पाकिस्तान अगर हिकमत अमली बना था तो फिर ज्यादा तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता था। ये सवाल उठ रहे हैं सर। देखें, न्यूजीलैंड से हमें बार बार कंपैरिजन किया जाता है। एक बहुत ही थोड़ी सी आबादी का वो एक मुल्क है जो कि एक आइलैंड है और उसका बॉर्डर किसी मुल्क के साथ नहीं लगता। एक बड़ा यूनिक सी एग्जांपल है। पाकिस्तान में तो कोरोना वायरस का आगाज ही बॉर्डर से हुआ था, ताफ्तान बॉर्डर से। तो देखें, मैं फिर खता कलामी की माजरत चाहूंगा सर। मैक्सिको भी छोटा सा मुल्क है, वहां पर भी कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां स्ट्रेटेजी ठीक नहीं बनाई गई उस छोटे मुल्क में, जिसकी वजह से वहां वायरस बहुत तेजी से फैलता नजर आ रहा है। देखें, बिल्कुल, मैक्सिको इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के करीब करीब है और ब्राजील भी, इंडिया भी, यूएसए, रशिया, ये वो तमाम कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त, इवन इसमें आप सऊदी अरब और बांग्लादेश को भी आप शामिल कर लें, ये वो इस वक्त कंट्रीज हैं कि जिसमें कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। और इससे पहले यूरोप की कंट्रीज थी, लेकिन वो पीक गुजारने के बाद अब वो नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो पीक अभी उसने टच नहीं की और पीक टच करने के बाद वो नॉर्मलाइज होगा। हमारे फिगर्स जो हैं अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो डेथ रेट है वो कंपैरेटिवली बाकी ममालिक से बेहतर है। इस वक्त दुनिया में डेथ रेट कोरोना का 5% है। सर, हमारा भारत से तकरीबन डबल है डेथ रेट रेशो में। देखें, मैं तो टोटल जो ग्लोबल इस वक्त है, इंडिविजुअल कंट्री का भी मेरे पास नहीं है डाटा, लेकिन जो दुनिया का इस वक्त डेथ रेट है वो 5% है, क्योंकि तकरीबन 80 लाख के करीब जो है इस वक्त कोरोना इन्फेक्टेड हैं और तकरीबन 4 लाख समथिंग जो है वो डेथ्स हैं, तो वो आपका 5% के करीब तकरीबन बनता है। लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी ये 2% को टच करता है या बाज़ का 2% से नीचे होता है, तो फ्लक्चुएट तकरीबन इस रेंज के अंदर है। इसमें रिकवरी का जो है वो भी कोई काफी बेहतर हो रहा है। अभी पिछले दिनों में रिकवरी की परसेंटेज भी बढ़ी है, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, खुशाइन बात है। लेकिन मेरा सवाल वही है, अभी हुकूमत न्यूजीलैंड की मिसाल देकर ये कहती है वो छोटा सा मुल्क है इसलिए वहां काबू पाना आसान था। बात यह है कि वह स्ट्रेटेजी ठीक बनाई गई। अगर छोटे मुल्क की बात है तो मैक्सिको भी छोटा मुल्क है, वहां नहीं काबू पाया गया इतनी आसानी से। देखिए, मैक्सिको की आबादी को आप न्यूजीलैंड से नहीं कंपेयर सवाल कर सकते। सर स्ट्रेटेजी का है जी, सिर्फ कि पाकिस्तान अगर स्ट्रेटेजी बड़ा जी, हम देखें हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो अगर आप इसको बाकी जो भी ममालिक इससे दो चार हुए हैं उन सब जगहों पे स्ट्रेटेजी एक ही थी कि सबसे पहले आपने लॉकडाउन किया है, वो हमने भी किया, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्टेड लॉकडाउन के ऊपर या स्मार्ट लॉकडाउन पे चले जाते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक चैलेंज जरूर है, ये देखें, एक जो कि हमें थोड़ा सा मुनफरिद करता है बाकी ममालिक से, वो हमारा अपना एक सोशल कल्चर है कि यहाँ पे SOPs को फॉलो करवाना जो है एक बड़ा मुश्किल काम है। अब देखें, अगर तो SOPs हों कि सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है, तो वो एक लिमिटेड जो है लोग होंगे जो कि सड़क के ऊपर होंगे।
लेकिन SOPs 22 करोड़ आप तो आवाम खुद एक को बड़ा अच्छा follow सवाल करवा- उठा दिए सर। मैं आऊंगा वापस आपकी तरफ इसका जवाब लेने। अगर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती और वो SOPs को फॉलो ना करवा रही होती तो फिर PTI का मौकिफ क्या होता? डॉक्टर साहब मैं पहले आपकी तरफ आता हूं वापस। मुत्तफिका हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जा रही है? क्या जरूरी है हुकूमत कोई भी इक़दाम करे, कोई भी फैसला करे, ये मौका है, ये मुनासिबत है, उस पर तनकीद ही की जाए? क्योंकि एक बात तो तय है, अभी 20 पेशेंट नहीं हुए थे पाकिस्तान में, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगा दिया गया था। हुकूमत तो पहले दिन से, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहे, लेकिन इक़दाम तो वो कोरोना की रोकथाम के लिए करते नजर आ रहे हैं ना। देखिए हम लोग तो ये कह नहीं रहे, हम तो ये कहते हैं कि अच्छा काम था शुरू में लॉकडाउन लगाना, और उसकी वजह से जो अभी रिसेंट रिसर्च आई है इंपीरियल कॉलेज की, वो ये कहती है कि अगर बरतानिया में एक हफ्ते पहले लॉकडाउन लगाते, जब लगाया था उससे, तो 41,000 की जगह 20,000 अमवात होती, तकरीबन आधी होती। तो आप सोच सकते हैं कि शुरू में लॉकडाउन लगाना कितना ज़्यादा जो है वो मुफीद रहा, क्योंकि परसेंटेज ग्रोथ जो है इस बीमारी की, वो शुरू में अगर आप रोक लें तो वो बेहतर होता है, बजाय इसके आप तो जैसे पाकिस्तान ने भी शुरू में लगाया ना, अभी 20 पेशेंट नहीं हुए थे, लॉकडाउन लगा दिया गया था, स्कूल बंद हो गए थे, मार्केट्स बंद हो गई। बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन देखिए मसला ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान अगर ये कहे कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगा दिया था, तो फिर क्रेडिट सर अशरफिया वो को सारी देंगे, बातें वज़ीर एक आज़म तरफ है, लेकिन पाकिस्तान को हुकूमत के देंगे। इक़दाम तो ये देखें ना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डॉक्टर वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान- ये अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रही है तो वो ये सब लेम हो जाएगा फिर। अब कहने से या और इक़दामात में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया, सिंध गवर्नमेंट ने लगाया, KPK बलूचिस्तान ने 20 पेशेंट नहीं आए तो पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग चुका था। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मामला कंफ्यूज ना होता, जो कि आज दिन तक है, तो हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर होती। एक स्ट्रेटेजी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका क्लियर हो, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए जहन में कि क्या आप करने जा रहे हैं, और ये इसकी क्लैरिटी लाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। देखें लॉकडाउन किस मुल्क ने नहीं लगाया, स्वीडन ने नहीं लगाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू से क्लियर किया कि वो ये क्लियर करना चाह रहे थे कि वो कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन नहीं चाहते किसी सूरत, वो नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन लॉकडाउन वो लगाना चाह रहे थे। देखिए उन्होंने फिर ये भी कहा ना कि गरीबों का नहीं सोचा और फिर लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। स्वीडन ने लॉकडाउन लगाया, नहीं लगाया, उधर सबसे ज्यादा अमवात हैं पर कैपिटा यूरोप में, ठीक है। अब मैं आपको और मिसाल देता हूँ अच्छी स्ट्रेटेजी की। आप वियतनाम की मिसाल लें, पाकिस्तान से आधा मुल्क है तकरीबन आबादी में, और कोई वो भी नहीं है, आइलैंड भी नहीं है, 0 केसेस है कोरोना वायरस के। देखिए ये हमारा मुल्क कोरोना से बच सकता था और हम इसको मजीद स्लो डाउन कर सकते थे अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती, हमारे जहन में अच्छी क्लैरिटी होती। बिल्कुल ठीक, क्लैरिटी होती बहुत जरूरी है, तो हम जो है वो इस मामला में ना फंसते। मैंने अहमद जवाद साहब के लिए सवाल छुपर अमल दरामद ना करवा पा रही होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूरत हाल में क्या मौकिफ होता है अहमद जवाद साहब? लेकिन बड़ा हाइपोथेटिकल आपने सवाल पूछ लिया है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि अगर PMLN की हुकूमत होती तो वो किस किस्म के इकदाम कर रही होती। लेकिन बुनियादी इकदाम अगर यही कर रही होती है अहमद जवाद साहब, यही इकदाम जो PTI कर रही है, लेकिन अगर SOPs पर अमल दरामद ना करवा पा रही होती फिर क्या मौकिफ होता PTI का? देखें एक लिमिटेशन तो है, हमें अपने मुल्क में SOPs पे अमल दरामद कराना, हमारा एक सोशल कल्चर है जिसमें लापरवाही का अंसर भी है, और एक ऐसी आबादी भी है कि जो कोरोना वायरस को अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये बीमारी है ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप जिंदा वापस नहीं आएंगे। देखें ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये भी तो हम फेस कर रहे हैं, और इसमें SOPs को फॉलो करवाना, लेकिन देखिए इसका तदारक हुकूमत ने सोच लिया अभी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई, और वो है सिलेक्टेड एरियाज का स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप उन एरियाज को बिल्कुल लॉकडाउन कर दें जिन एरियाज में कोरोना वायरस। और अब आप देखें चाहे इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो, हर शहर में जहां पे भी, इवन आप साउथ पंजाब में चले जाएं, एक एक शहर के अंदर आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं कि ये एरियाज जो हैं। देखिए ना, ये भी तो एक अच्छी स्ट्रेटजी को जाहिर करता है, एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन को जाहिर करता है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरियाज जो हॉट हो रहे हैं कोरोना वायरस पे, उसके बाद उनको आप लॉकडाउन कर रहे हैं बजाय इसके कि बिल्कुल ठीक हो। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे ये जो मौजूदा स्ट्रेटजी है ये कामयाब हो। अहमद जवाद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आप दोनों प्रोग्राम में आए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कौमी इत्तेफाक राय नागुज़ीर हो गया है, सियासी मुफादात को पसे पुष्ट डालकर कौमी मुफाद को तरजीह देने का वक्त आ गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।